नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो यही देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप के बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जो प्रमुख राम भक्त कवि हैं, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको प्रमुख राम भक्त कवियों के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य धारा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रगतिवादी काव्य धारा है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्रगतिवादी काव्य धारा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोरखनाथ है, गोरखनाथ की जो रचनाएं हैं, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर गोरखनाथ की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है, यानी कि गोरखनाथ की जो भी रचना है उनकी रचना का नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूरदास जी हैं, सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास के पिता का नाम बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो केशव दास हैं, केशव दास के पिता का क्या नाम है। यहाँ पे आपको पांचवें क्वेश्चन के अंदर केशव दास के पिता का नाम बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद की रचनाओं के नाम लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो घनानंद है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको घनानंद की रचनाओं के नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो छंद है, छंदों के क्षेत्र में जो निराला है, निराला को विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है। यहाँ आपको बताना है कि छंदों के क्षेत्र में निराला को विद्रोही कवि क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस सन में हुआ था। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस सन में हुआ था। यहाँ पे आपको सुमित्रा नंदन पंत के जन्म के सन के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, यामा किसकी रचना है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो यामा है, यामा किसकी रचना है। यहाँ पे आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि यामा किसकी रचना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल की रचनाएं हैं, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको धूमिल की रचनाओं का नाम उल्लेख करना है, यानी कि धूमिल की जो भी रचनाएं हैं उन रचनाओं का नाम लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धर्मवीर भारती की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो धर्मवीर भारती है, धर्मवीर भारती की कौन सी काव्य कृति प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि धर्मवीर भारती की कौन सी काव्य कृति प्रथम काव्य कृति मानी जाती है। ये दोस्तों टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए, जो कि आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन है और काल विभाजन पर जो विभिन्न विद्वानों के मत है, यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहले काल विभाजन पर विभिन्न विद्वानों के मत देना है और विभिन्न विद्वानों के मत देते हुए क्या करना है, एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगवादी काव्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले प्रयोगवादी काव्य की विशेषताओं को स्पष्ट करना है और विशेषताओं को बताते हुए क्या करना है, हिंदी काव्य क्षेत्र में उसके योगदान की समीक्षा करना है। यानी कि जो प्रयोगवादी काव्य है, प्रयोगवादी काव्य की हिंदी काव्य क्षेत्र में क्या योगदान है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रयोगवादी काव्य की हिंदी काव्य क्षेत्र में योगदान के बारे में बताना है। अब दोस्तों
अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त लेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमीर खुसरो की भाषा है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अमीर खुसरो की भाषा पर अति संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भाषा पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कबीर की भाषा है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको कबीर की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो केशव दास की संवाद योजना है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको केशव दास की संवाद योजना पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, घानानंद के विरह वर्ण पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो घानानंद है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको घानानंद के विरह वर्ण पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रसाद हैं, प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट करना है कि प्रसाद छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा के काव्य के प्रमुख विशेषता है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मोचीराम कविता का सारांश लिखिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोचीराम कविता है, नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको मोचीराम कविता का सारांश लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पर प्रकाश डालिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुक्ति बोध है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको मुक्ति बोध के काव्य की भाषा पर प्रकाश डालना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की सतर्क विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो भक्ति काल है, भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है, इस कथन की सतर्क विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो छायावादी काव्य है, छायावादी काव्य की जो प्रमुख विशेषता है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी की समन्वय भावना पर एक निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसी की समन्वय भावना है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको तुलसी की समन्वय भावना पर एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला की कविताओं में व्याप्त आत्म संस्पर्श की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहे निराला है, निराला की जो कविता है, यहाँ पर दोस्तों चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको निराला की कविता में व्याप्त आत्म संस्पर्श की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बाबा नागा अर्जुन जनता और सामाजिक सरोकार के कवि हैं, इस कथन पर उनके काव्य की समीक्षा कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो नागा अर्जुन है, नागा अर्जुन जनता और सामाजिक सरोकार के कवि हैं, इस कथन पर क्या करना है, इस कथन पर उनके काव्य की समीक्षा करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 5 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।